देखो भाई रिजोनेंस पढ़ाएंगे आपको। और रिजोनेंस को हम लोग हिंदी में जो है अनुनाद बोलते हैं। अनुनाद कहते हैं हिंदी में हम लोग इसे रिजोनेंस। देखिए इस टर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी साइंस में, सबसे पहले हमें समझना है कि रिजोनेंस हम लोग क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। और साइंस में कम से कम 50 बार मैं आपको रिजोनेंस कराऊंगा सेकंड वॉल्यूम में। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हर बार रिजोनेंस आया करेगा भाई। अनुनाद क्या होता है? देखिए जो अनुनाद है, पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, अर्थात सैचुरेटेड होता है। कैसा होता है? सैचुरेटेड होता है। वो कभी भी रिजोनेंस को प्रदर्शित नहीं करता है। कौन से कंपाउंड में रिजोनेंस होगा ये हमें ध्यान रखना है। रिजोनेंस केवल उन्हीं कंपाउंड्स में होता है जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाई जाते हैं। जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हमारे पास एक कार्बन चेन है, यहां पर एक डबल बॉन्ड आया हुआ है, इसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड है भाई, इस समय एक पाई बॉन्ड है। एक्चुअल में इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगातार बदल सकते हैं। ये जो पाई बॉन्ड हमारे पास है, इस पाई बॉन्ड की जो पोजीशन है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर लगातार बदल सकते हैं। लगातार बदलने से मेरा मीन्स क्या है? लगातार बदलने से मेरा मीन्स है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको दिया गया है उसमें पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी पोजीशन पर आ सकता है जहां पर आना चाहते हैं। बताया था मैं, बॉन्ड कहीं लगा सकते हैं हम लोग। इसलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो लगातार अपनी पोजीशन को बदलते रहते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। डीलोकेलाइज्ड हिंदी में हम लोग कहते हैं उन्हें विस्थापनीकृत। विस्थापनीकृत इलेक्ट्रॉन हम लोग उन्हें बोलते हैं। तो पाई बॉन्ड जो होते हैं वो सदैव विस्थापनीकृत होते हैं, डीलोकेलाइज्ड होते हैं। वो भी पोजीशन को लगातार बदलते रहते हैं। और जब वो अपनी पोजीशन को लगातार बदलते हैं, पोजीशन बदलने से क्या होता है? पोजीशन बदलने से होता है कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होती रहती है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है। अभी जैसे इसका क्या फायदा हुआ हम लोग को, हम लोग क्यों पढ़ना चाह रहे थे हम लोग? सबसे पहले बेंजीन का एनालिसिस किया गया। बेंजीन का कैसा स्ट्रक्चर दिया गया? इस टाइप से। और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर में बताया कि लगभग ये स्ट्रक्चर बेंजीन के 49% प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। 49%, यानी 51% प्रॉपर्टी ऐसी है जिन्हें बेंजीन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करता है। तो एक आइडिया दिया गया। आइडिया क्या दिया गया भाई? आइडिया दिया गया कि भाई एक काम करते हैं हम लोग, इसके जो बॉन्ड्स हैं उनकी पोजीशन को बदल लें। ऐसे कर दिया गया इसके लिए, इस वाले बॉन्ड को यहां कर दिया गया, इसको यहां कर दिया गया, कर दिया। इस वाले स्ट्रक्चर जो चेंज किया गया तो 51% नई ऐसी प्रॉपर्टी आई जिनको स्ट्रक्चर शो नहीं कर रहा था। तो ये वाला स्ट्रक्चर 49% प्रॉपर्टी को शो करता है, ये वाला स्ट्रक्चर 51% प्रॉपर्टी को शो कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जो हमारे पास डबल बॉन्ड है वो बेंजीन में कहीं पर भी हो सकता है। जो हमारे पास डबल बॉन्ड है बेंजीन में कहीं पर भी हो सकता है। उसके बाद बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या आया भाई? बेंजीन का स्ट्रक्चर आया रिजोनेंस स्ट्रक्चर। ऐसे करके दिया, एक रिंग बना दी गई इसके बीच में। ये रिंग क्या शो करते थे? ये रिंग ये शो करते थे कि जो बॉन्ड है आपके तीन, ये बॉन्ड क्या होंगे? इसमें घूमते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? घूमते रहेंगे। और आपको बताना है इसे क्या बोलते रहे? डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? डीलोकेलाइज्ड। तो सवाल यह है कि हम लोग बंधों को परिवर्तित करना क्यों चाह रहे हैं? सर ने कोई कंपाउंड आपको प्रोवाइड किया, उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आपने ड्रॉ किया, और सर ने जो कंपाउंड आपको प्रोवाइड किया उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को जब आपने ड्रॉ किया तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आपको सर ने बताया कि भाई सारी प्रॉपर्टी तो एक्सप्लेन कर नहीं रहा है। कोई स्ट्रक्चर आपने बनाई,
तो आपने क्या काम किया स्ट्रक्चर बनाने के बाद? सर को बताया कि सारी प्रॉपर्टीज कंपाउंड की एक्सपेंड नहीं हो पा रही है, और जब सारी प्रॉपर्टी एक्सपेंड नहीं हो पा रही है तो सर ने आपको एडवाइस किया, क्या करते हैं भाई, ये करते हैं हम लोग किसकी स्ट्रक्चर को चेंज करके देख लेते हैं, और स्ट्रक्चर आपने बना डाली उसकी, और भी स्ट्रक्चर आपने बना के देखी। तो देखिए जब भी किसी कंपाउंड्स में बॉन्ड्स को चेंज करने के बाद, जब भी किसी कंपाउंड्स में बॉन्ड्स को चेंज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग उन्हें बोलते हैं, अनुनाद संरचना कहते हैं, और साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे रेजोनेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेजोनेंस पढ़ते हैं। यानी अगर कोई कंपाउंड का स्ट्रक्चर, अगर किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर अपनी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, अगर किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर अपनी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो उसमें प्रेजेंट पाई बॉन्ड के लिए आप लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्या करेंगे? चेंज करेंगे, जिससे क्या मिलेंगे आपको, डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे, और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी एक्सप्रेशन में हेल्प करेंगे। क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। उन्हें हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे, और साइंस में इस घटना को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं अनुनाद क्या होता है भाई, तो आपको बताना है किसी भी संरचनाओं को पाई बंध के द्वारा, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा विभिन्न संरचनाओं में परिवर्तित करना। किसी भी संरचना को पाई बंध इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विभिन्न संरचनाओं में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? रेजोनेंस कहलाता है। अब कैसे कर सकते हो? देखो रेजोनेंस, बहुत सारी रेजोनेंस मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास ये बैटरी है C6H6, इसे आपको रेजोनेंस करना है। एक तो आप ऐसे बनाए स्ट्रक्चर, ऐसे, और अगला स्ट्रक्चर का जब आपने डबल हेडेड एरो आता है, इसमें ध्यान रखना, जब भी रेजोनेंस हम लोग करते हैं तो रेजोनेंस में डबल हेडेड एरो, ये एरो कब लगेगा? इंडक्टिव इफेक्ट में। कब लगेगा? समझ गए? डबल हेडेड एरो लगाएंगे हम लोग, और आपने क्या काम किया, इसको चेंज कर दिया, ऐसे कर दिए, दूसरा स्ट्रक्चर होगा इसके। फाइनली आप कर सकते हैं, इसका एवरेज बनाना चाहते हैं तो आपने ऐसे कर दिया था, इसके लिए ऐसे कर दिया भाई आपने। ये आपका होगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और दूसरा क्या देखो हमारे पास, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है CO3 डबल नेगेटिव आयन, कार्बोनेट आयन है। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखो भाई हम लोग इसकी ऐसे बनाते हैं हम लोग, C लगाएंगे, ऑक्सीजन सिंगल नेगेटिव, और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। स्ट्रक्चर तो होगी, 4 वैलेंसी कार्बन की होती है। अब इसको रेजोनेंस करेंगे आप, तो आपने क्या काम किया, देखो इस वाले डबल बॉन्ड को आपने ऊपर कर दिया, इसे नीचे कर लिया, समझ गया? कैसे? O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, तो चेंज हो गया स्ट्रक्चर। और बन सकता है भाई? बताओ। डबल बॉन्ड इधर करता है ना, O डबल बॉन्ड C और O नेगेटिव और O नेगेटिव, तो कितने रेजोनेंस हो गए इसके? 3 हो गए। ये भी इसका रेजोनेंस है, ये इसका रेजोनेंस है, ये भी क्या इसका रेजोनेंस है, क्योंकि हमने कुछ बॉन्ड बदले हैं। तो बदले, तो देखो कुछ प्रॉपर्टी को तो ये शो कर देगा, कुछ प्रॉपर्टी को ये शो करेगा, कुछ प्रॉपर्टी को ये शो करेगा। तो सबको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, सारी प्रॉपर्टी हो जाएंगे। ये आपका हो जाएगा रेजोनेंस फर्स्ट, ये आपका हो जाएगा रेजोनेंस सेकंड, और ये आपका हो जाएगा रेजोनेंस थर्ड। देखो जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है NO3 नेगेटिव है, ये नाइट्रेट आयन, इसको आपको रेजोनेंस करना है। इसे जब आप रेजोनेंस करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? देखो भाई N डबल बॉन्ड O, एरो O और O नेगेटिव, तो 3 वजह से तो होती है। पेयर में डाल दे दिया ऑक्सीजन के लिए, एक लॉन पर होगा इसके ऊपर, 2 का साझा कर लिया, 1 कैसे साझा कर लिया।
अब इसका कितना यूज कर सकते हैं बताओ? ऐसे करते हैं यूज, ओ नेगेटिव एन ओ और डबल बॉन्ड ओ, और हो जाएगा। बताओ कैसे हो जाएगा, बोलो। ओ डबल बॉन्ड एन ओ और ओ नेगेटिव, और हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बताओ कैसे, ओ एरो एन ओ नेगेटिव और डबल बॉन्ड, कितने यूनिट्स हो इसके? 4 हो। ये क्या हो गया आपका? रेजोनेंस फर्स्ट, रेजोनेंस सेकंड, रेजोनेंस थर्ड और रेजोनेंस अब ये सब इसके रेजोनेंस है। देखो बेंडिंग का रेजोनेंस मैंने करके दिखाया आपके लिए, कार्बोनेट आयन का रेजोनेंस मैंने करके दिखाया आपके लिए, NO3 आयन का रेजोनेंस मैंने करके दिखाया आपके लिए। ये सब रेजोनेंस के स्ट्रक्चर है। अब देखो अनुनाद को क्यों पढ़ा हम लोगों ने, समझ में आ गया हम लोगों को। भाई किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्या करेंगे, उसके बॉन्ड्स को चेंज करेंगे, और बॉन्ड्स को चेंज करने के बाद जब प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं तो साथ में बोलते हैं रेजोनेंस बोलते हैं ना। रेजोनेंस को डबल हेडेड आंसर करते हैं। अब सवाल यह है रेजोनेंस क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा आपके लिए, तो रेजोनेंस से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको हासिल होगी। देखिए पहली इंफॉर्मेशन क्या हासिल होगी भाई इसके लिए, इससे सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको यह हासिल होगी, जो कंपाउंड जितने अधिक रेजोनेंस को शो करता है, जो कंपाउंड जितने अधिक रेजोनेंस को शो करता है उस कंपाउंड का फॉर्मेशन उतना ही आसानी से हो जाता है। जो कंपाउंड जितने अधिक अनुनाद बनाता है प्रयोगशाला में, उस कंपाउंड का निर्माण उतना ही क्या होता है, आसानी से होता है। और जो कंपाउंड जितने कम रेजोनेंस करता है, जो कंपाउंड जितने कम रेजोनेंस करता है लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में, उसका फॉर्मेशन क्या होता है, उतना ही कठिन होता है। पहली बात। दूसरी बात देखिए, जिस कंपाउंड के लिए रेजोनेंस एनर्जी जितनी कम होगी, जिस कंपाउंड के लिए रेजोनेंस एनर्जी जितनी कम होगी, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्थायी भी होगा, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्थायी भी होगा। और जब स्थायी ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी उसकी, ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी। स्थायी का मतलब बंद ऊर्जा से मेरा। तीसरी बात देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग इससे भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, थर्ड टॉपिक इसमें क्या कर सकते हैं सर रेजोनेंस से हम लोग। अब जैसे हमारे पास एक फिनॉल है, रिंग के साथ जब OH आ जाता है तो इसे फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल जो होता है ये एसिडिक होता है। कैसा होता है, अम्लीय। ये सवाल हमारे एग्जाम में हर बार आ रहा है, पेपर में हमसे पूछा जा रहा है, पता नहीं कितनी बार तुम्हें पढ़ने को मिलेगा कि C2H5OH का जो बिहेवियर है, इथाइल एल्कोहल का जो व्यवहार होता है वो उदासीन होता है लगभग, और फिनॉल का जो व्यवहार होता है वो अम्लीय होता है। जबकि दोनों में कैसा समूह है, OH समूह है दोनों में। तो फिनॉल अम्लीय क्यों है और ये अम्लीय क्यों नहीं है? हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है हमारे पेपरों में। तो ये घटना किससे बताएंगे हम लोग, इसको स्पष्ट करेंगे अनुनाद से। और आज का लेक्चर बड़ा इंपोर्टेंट है कि आप इसे अनुनाद कैसे क्या करेंगे रिंग वाले कंपाउंड्स के लिए। देखो इससे अगर आपको रेजोनेंस करना है तो उसका तरीका मैं आपको सिखाता हूं। ये फिनॉल की स्ट्रक्चर है, देखो आप ऐसे बना सकते हैं भाई। ये देखो भाई ऐसे कर सकते हैं हम लोग, दिख रहा है? ठीक है, OH बात में समझना ध्यान से बहुत सभी लोग।
ये फिनॉल है हमारे पास। एक बात आप ध्यान रखेंगे ऑलवेज आवाज के बाद, अगर आपकी रिंग के ऊपर कोई भी ऐसा ग्रुप आ जाएगा जो सैचुरेटेड होगा, जिसमें कैसे बॉन्ड होंगे, सिंगल। तो देखो OH जो हमारे पास आया है ना, OH में सारी बॉन्ड सिंगल ही है। कैसे है? सिंगल है सारी बॉन्ड OH के अंदर। तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है? इसकी टेंडेंसी होती है कि जो आपका रिंग है ना, ये इस रिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ये इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। अब रिंग में इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर करेगा मैं समझाता हूं, देखो आपके लिए, ध्यान सुनो मेरी बात को। देखो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है। क्या होगा, ये वाली जो बॉन्ड है ना वो सबसे पहले रिमूव होगी इसके अंदर अनुनाद में, और जैसे ही बॉन्ड रिमूव होगी तो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन तो वापस कर ही लेगा इससे। कितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इस समय 2 4 5 6 7, और एक इसका छीन लेगा, कितना हो जाएंगे 8। H कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। H पॉजिटिव हो जाएगा ना। किसी भी केमिकल प्रोसेस में अगर आपको HL मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। H पॉजिटिव तो मिल ही गया आपके लिए, तो अम्ल तो होगा ही पक्का ही। अब अभी इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होगा मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से। इस समय ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक नेगेटिव कितना हो गए 8। ध्यान देंगे मेरी बात पर सब लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन क्या है देखिए, इस पर नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन आपका फ्री भी हो गया है। और जब नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो स्ट्रक्चर की जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अभी बता रहा था मैं, जिनकी एनर्जी कम होगी वही स्थायी होंगे, और जिनकी ज्यादा एनर्जी होंगे अस्थायी होंगे। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन इस कार्बन को रिक्वेस्ट करता है भाई कि भाई मुझे स्थायी करने की कोशिश की जाए। कार्बन क्या करता है इस प्रोसेस में, इसकी हेल्प करता है। देखो ये वाला बॉन्ड चलने लगा, कैसे ट्रांसफर होगा देखो आप लोग। एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पर रह गया, अपना इलेक्ट्रॉन ले गए, और जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से वापस आया था उस इलेक्ट्रॉन से इसने शेयर कर लिया। समझ गया? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 2 4 5 2 7 और 1 8, और एक नेगेटिव 9 हो गए। दो तो ये है इस वाले बॉन्ड के, 2 इस वाले बॉन्ड के 4, और 2 6, और 2 8 और 1 9। 9 इलेक्ट्रॉन है आपके पास इस समय। और जब आपके पास इस समय 9 इलेक्ट्रॉन है तो करना क्या पड़ेगा आपके लिए भाई, करना आपको ये पड़ेगा कि जो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है वो आपको देना पड़ेगा किसी को। तो पहले इसने क्या काम किया, पहले इसको कार्बन को ट्रांसफर किया। कार्बन ने बताया मेरे को जरूरत ही नहीं है इसकी, भाई मेरा बैलेंस तो पूरा है। 2 कार्बन का ये है इलेक्ट्रॉन, 2 ये है 4, 2 6 और 2 8। बताओ किस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कम है इस समय, इस वाले पर कम है ना। तो जो नेगेटिव चार्ज है आपको कहां जाएगा, यहां से हटके इस वाले कार्बन पर। अब आप इसे कैसे बनाओगे अपने स्ट्रक्चर को, आप इसे ऐसे बनाओगे, देखो ऐसे बनाओगे आप इसे, ऐसे बॉन्ड बॉन्ड और नेगेटिव और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखो इस बॉन्ड की पोजीशन को आप कैसे बदलेंगे, इस काम में आपके लिए इस बॉन्ड को बदल सकते हो। बॉन्ड बदलना है तो रिजोनेंस से कैसे बदल सकते हो, देखो आप लोग, जैसे ये वाला बॉन्ड यहां से रिमूव हो जाए भाई, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, इसका इसको मिल गया, ये यहां से निकल गया। समझ गया, कहां जाएगा नेगेटिव, इस पोजीशन पर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा बॉन्ड बॉन्ड डबल बॉन्ड O और नेगेटिव। और बदल सकते हैं भी आप इसे, कैसे सकते बताओ, इस वाले बॉन्ड को रिमूव कर दे, एक इलेक्ट्रॉन यहां फ्री हो जाएगा, एक यहां और एक निकल लेगा इससे शेयर। समझ गया, अब तो कहां जाएगा, यहां जाएगा, ऐसे आ जाएगा, देखो ऐसे आ जाएगा।
ये क्या होगा इसके रिजल्ट अब नहीं बदले जाएंगे बहुत, ये इसके रिजल्ट होंगे। और क्या मिला इससे आपको H पॉजिटिव, क्या मिला इससे आपको H पॉजिटिव। ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। हाँ हो सकते हैं, तो तभी डबल के पढ़ा रहे हैं सर, ट्रिपल रिजल्ट होगा, पढ़ाएंगे आपको आगे। तो क्या हुआ फिनॉल के अंदर, ये जो फिनॉल पे H बना है ना, ये फिनॉल पर H जो जनरेट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, अनुनाद की वजह से हुआ है। अगर रिजल्ट नहीं होता ना तो फिर में ये H नहीं बनता इसके अंदर। लेकिन जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल है C2H5OH है, उसको देखिएगा भाई आप लोग, सारे बॉन्ड कैसे है इसके अंदर, सिंगल है, और सारे बॉन्ड जो इसके अंदर सिंगल है तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, और रेजोनेंस नहीं होगा तो एचआर बनने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, इसमें कम होगी, और एचआर बनने की पॉसिबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, कम एसिडिक होगा। इसलिए फिनॉल जो होती है वो ऑलवेज मोर एसिडिक होती है कंपेयर द इथाइल अल्कोहल। ये रीजन से पता कर सकते हैं हम लोग। बात समझ में आई नहीं, ये लिखाएंगे।